नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करेंगे जो बिहार पुलिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको फुल एंड प्रैक्टिस सेट आपको अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है। सिलेक्टिव क्वेश्चन में आपका टारगेट बेस्ड प्लस आप देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत बराबर आपका रिपीट किया गया है, जो टू द पैटर्न आपके सारे क्वेश्चन है इनको आपको सिलेक्ट करके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नोट्स आप सभी लोगों को मिस नहीं करना है किसी भी हाल में, और इसका कंप्लीटली पीडीएफ लेकर के आप सभी लोगों को कंटिन्यू आपको रिवीजन करते रहना है। आंसर आपको हाईलाइट करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको जो है रिवीजन कर पाएँ। तो ये क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में जनगणना की अवधि क्या है, ये आपको पर पूछा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है भारत में जनगणना किया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर हम बात करेंगे कि जो 2011 का हमारा जनगणना था ये आपका जो है 15वीं जनगणना थी, ध्यान रखेंगे। जबकि हम बात करेंगे कि 2021 में जो होने वाली जनगणना थी ये कौन सी जनगणना थी, ये आपका जो है 16वीं जनगणना थी। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष की अवधि पर जो है जनगणना किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय जो घनत्व निकाला जाता है ये आप देखेंगे तो 1000 जो है वर्ग किलोमीटर जो है व्यक्ति का आंकड़ा लेकर के जो है जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जबकि सबसे कम की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इतनी पॉइंट को फ्रेंड्स याद रखेंगे। और देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग की साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग, तो आप ध्यान रखिएगा कि केरल का जो साक्षरता दर है ये सबसे अधिक है, जबकि साथियों सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा का जो साक्षरता दर है ये आपका सबसे जो है आपका कम है। तो इतने पॉइंट को आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ये आपको पर पूछा है। ऑप्शन आपका सामने दिया गया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। रिसेंटली अभी जो चीता लाया गया है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही लाया गया है, आउट ऑफ कंट्री से आपका। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका किया जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। 2011 अकॉर्डिंग देखेंगे तो वन का जो सबसे अधिक आंकड़ा पाया गया है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया गया है, जबकि घनत्व की बात करेंगे तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है साथियों, हमारा देखेंगे तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। इंपोर्टेंट है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व कौन सा है ये आपको पर बताना है। तो ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा नाम्फा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव आपका है, चाहे आपका टारगेट बेच का हो या आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके इंपोर्टेंट आपका सिलेक्टिव नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, ये सभी आपका है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। उसकी बुक का सेट आपका वो अलग मैटर करता है, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है इसको आपको किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। बाकी फुल एंड प्रैक्टिस सेट की दोस्तों बात करेंगे तो ये अलग से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से एक टेस्ट के रूप में इसको लगा पाए। बाकी जो कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल या बीएसएससी के लिए ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर सिंपली आपको एसएमएस या कॉल करके आपको इंक्वायरी ले लेना है, जिसमें कि 41 रुपीज़ आप पेमेंट करके जो है सारे क्वेश्चन वगैरह जितनी भी आपका नोट्स है अलग अलग संस्थान का या फिर सिलेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपका प्रीवियस पेपर है जो बार बार आपका रिपीट हुआ है, इन सभी को गाइडलाइंस के तहत आपके चलाए जा रहे हैं। मार्केट में उपस्थित जितनी भी आपका बुक है चाहे बीएसएससी का हो या बिहार पुलिस का हो, ऑल ओवर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इंक्वायरी आप ले सकते हैं, बैनर आपको मिल जाएगा जिसमें कि ऑल ओवर क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ग्रुप के अंतर्गत, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। प्लस आपको फुल एंड प्रैक्टिस सेट अलग से आपको टेस्ट के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले की दोस्तों बात करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाम्फा। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों, अगर अभी से आप देखेंगे तो मात्र आपके 2 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ है। टॉपिक वाइज आप चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। देखिए टॉपिक वाइज आप क्लियर करेंगे तो उस समय जब आप सेट लगाएंगे उस समय आपको क्लियर नहीं करना पड़ेगा। अभी से आपका पूरा चीज़ें क्लियर रहेगा, बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है ये आपको पर बताना है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे, सॉरी ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 125.05 आपका करोड़। देखिए दोस्तों क्या है कि 2021 में आपका जनगणना हुआ नहीं। अगर देखेंगे 2021 में अगर आपका जनगणना होता तो आपका रिसेंटली भी आपका देखेंगे लगभग आपका 1,40,000 के करीब जो है आपका 140 करोड़ का आंकड़ा जो है आपका चल गया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर आप लोग जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस भी आपका कवर किया गया है, रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 17.5% भारत में निवास करती है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत जो है ये आपके 7वीं रैंक पर आता है, जबकि 1 नंबर पर देखेंगे तो ये आपका रूस आता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। देखिए सर्वाधिक रामसर साइट वाला साथियों भारतीय राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि जो है काबरताल झील रामसर साइट स्थित है। देखिए फ्रेंड डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो हमारा काबरताल झील है ये आपका जो है किस राज्य के अंतर्गत है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिहार में हमारा स्थित है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया गया है कि जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। इंपोर्टेंट रहेगा, जनगणना जो कराई जाती है ये किस आर्टिकल के तहत होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 246 के अंतर्गत होता है, जिसका कि चर्चा आप देखेंगे तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को सुनना है। अगला किस साथियों बात करेंगे तो भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत में जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू किया गया था। साथियों अगर हम बात करेंगे कब किया गया था तो 1872 में किया गया था, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली, सतीश मुखर्जी, कैलाश साखला, दिया गया है रामचंद्र राणा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये कैलाश सांखला को जाना जाता है, तो सी आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में चलाया गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया है, तो 1973 में, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेंच, बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस में आपको अटेम्प्ट लेना है और पूरा फास्ट आपको चलना है। कॉन्फिडेंस आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्रीज करना है, तो ही आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और इतिहास में फिर इतनी बड़ी जो है वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी। देखिए नियमित जनगणना हमारा जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाता है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो है किसके शासनकाल में जो है 1881 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। दम्फा, पेंच, वाल्मीकि, मेलघाट। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो आपको दम्पा दिया गया है ये टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में स्थित है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है। तो देखिए भारत का 49वां रामसर साइट की साथियों बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। साथियों सर्वाधिक अगर जिला वाला अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर आप लोग देखेंगे तो बिहार में टोटल जो है 38 जिला है, टोटल प्रमंडल की बात करेंगे तो ये आपका 9 है, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है। साथियों भी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, जनगणना जो है ये 246 आर्टिकल के तहत किया जाता है, जिसमें कि देखेंगे तो इसका वर्णन जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। इसको भी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय जनगणना का जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि जनगणना का महाविभाजन वर्ष माना जाता है। बताइए 1911 को, 1921 को, 1951 को, 1981 को। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
1921 को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को माना जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। साथियों बोला जा रहा है कि पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। जनसंख्या अगर देखेंगे ऑल ओवर हमारे इंडिया के अंतर्गत तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का ही है, तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए, मानस दिया गया है, नरमरी, कमल लांग दिया गया है, औरंग दिया गया है। तो देखिए कौन सा जो है आपके असम के अंतर्गत नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपका जो है मानस असम में है, नरमरी दिया गया असम में है, औरंग भी है। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कमलांग। कमलांग जो है ये आपका असम के अंतर्गत नहीं है, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, इंपॉर्टेंट है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है दोस्तों। 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि आप देखेंगे तो बिहार का साक्षरता दर जो है ये सबसे जो है कम है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो साक्षरता दर कितना है भारत का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 73%, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 12 जून को, 12 अगस्त को, 8 मार्च को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बोला जा रहा है कि श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य में स्थित है, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो 23 का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 के शिफ्ट को आप सभी लोग देख लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जनगणना जो है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका डेमोग्राफी कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 2051 में हुआ था, जबकि हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का पहली जो है ये जो है आम चुनाव कब हुआ था, तो ये भी आपका जो है 1951 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है, जापान, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए आर्द्र भूमि वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूके, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में आप देखेंगे तो मेघालय जो है आपका ये आर्द्र भूमि वाला प्रदेश है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये भी हमारे मेघालय के अंतर्गत पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 382 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि आप देखेंगे एवरेज हमारा 1000 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है व्यक्ति को लेकर के जो है जनसंख्या घनत्व को निकाला जाता है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व ये सबसे अधिक है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है आपका कि भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है। भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है, 943, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जितनी भी आपका 2011 का जनगणना है इसको आप सभी लोग बेहतरीन तरीक़ा से क्लियर कर लेना। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें कि 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न आपका नहीं पूछा गया हो, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। देश का साथियों सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन जो है आपका श्रीशैलम, ध्यान रखिएगा, जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है। साथियों महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो 64.6% है हमारे भारत के अंतर्गत, तो भी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है, कहा जा रहा है कि तोसोकर झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, केरल। तसोकर झील की फ्रेंड्स बात करेंगे तो 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। तसोकर झील कहाँ पर है, तो ये आपके लद्दाख के अंतर्गत है, बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। सेलिब्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न में दिया गया है भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत का पहला टाइगर रिजर्व की बात करेंगे ये आपका जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जिसकी की स्थापना 1936 में उत्तराखंड के अंतर्गत किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार आता है क्योंकि आप देखेंगे तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के अंतर्गत है, जिसकी की स्थापना 1936 के अंतर्गत आपका किया गया है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड आपका है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। साथियों बात करेंगे दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, असम में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रानीपुर, जो कि आपका जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में शिशु लिंगानुपात मतलब कि जो है 0 से लेकर के 6 वर्ष जो है यानी कि बच्चों के लिए जो शिशु लिंगानुपात है ये आपका जो है कितना है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देखेंगे तो आपका जो है 1900 आपका 919 आपका है, तो ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। साथियों न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करेंगे तो मैंने कई बार रिवील कराया है, ये हरियाणा है, जबकि अधिकतम अगर देखेंगे आप लोग तो ये हमारा जो है केरल हो जाएगा। शांत घाटी या साइलेंट वैली की बात करेंगे तो केरल के अंतर्गत है, केरल को मसालों का शहर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला में बोला जा रहा है एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मध्य निषेध के एग्जाम में, तो आप याद रखना कि जो है एकमात्र कौन सा राज्य है। और देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आप याद रखना है कि 2001 से लेकर के अगर 2011 में देखेंगे आप लोग तो जनसंख्या का जो वृद्धि है ये ऋणात्मक रहा था, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ जनसंख्या घटी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की शासकीय भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपके इंग्लिश है। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ में अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हमारा जो है अचन कुमार है, इसके अलावा देखेंगे तो गुरु घासीदास है, इसके अलावा उदंती जो है सीता नदी है। लेकिन नागरहोल की दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारे असम के जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं है, तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। देखिए बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 से लाया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो हमारा टोटल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 1982, 1973, 1975, 1971। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1971। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1971। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो ये आपका 1971 में। भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो द्वितीय बार यानी दूसरा बार लगा था, ये हमारा 1971 में लगा था। साथियों अगर मैंने चर्चा किया हुआ है तो आप ध्यान रखिए भारत में टोटल जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ है। पहला बार भारत और चाइना के युद्ध के समय 1962 में हुआ है। दूसरा बार आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 में हुआ है। जबकि तीसरा बार आप देखेंगे तो ये आपका जो है 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। साथियों ओडिशा राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है। बुक्का नहीं, आप देखेंगे तो सतकोशिया ये भी हमारा जो है ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
रिपीट कर लेना आप लोग। यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका देखिए नेक्स्ट आपका क्लास आपका शुरू होता है, इसको हम लोग जो है नोट्स को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट को। अगला में दिया गया है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और जो है स्टॉकहोम में जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, CSBC के द्वारा रिपीट किया गया है। पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों याद रखेंगे ओजोन की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ओजोन परत को हानि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन गैस के द्वारा पहुंचाई जाती है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, वायु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायु, जो कि जैविक घटक का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि ओजोन परत को नष्ट कौन करता है। साथियों अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन गैस होते हैं जो ओजोन परत को नष्ट करता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला की फ्रेंड्स बात करेंगे तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ की गई थी, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आपका जो है रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया था। डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। देखिए दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड या फिर देखेंगे आप सभी लोग तो ओजोन परत क्षय को लेकर के एक जो है प्रोटेक्शन है, जिसे कि आप गाइडलाइंस दिया गया है, जिसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। आप देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये आपके जो है ओजोन परत से हमारे संबंधित है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी नियंत्रित करने को लेकर के चर्चा की गई है। तो फिर साथियों बोला जा रहा है कि क्योटो जो है सम्मेलन कब हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1970 जो है 97 में किया गया है क्योटो सम्मेलन। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई है। देखिए राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में किया गया है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया। देखिए ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर 1987 को किया गया है। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला की फ्रेंड्स बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया। राष्ट्रीय वन नीति के साथियों अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया है, तो 1988 में किया गया है। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि पारितंत्र यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए इकोलॉजी शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आपका एजी टॉन्सले के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दिया गया है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था। इंपॉर्टेंट है, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो रिसाव हुआ था 1984 में हुआ है। कई बार पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। गैस का नाम भी आपको याद रखना है। अगला में दिया गया है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है। वन, नदी, महासागर, पर्वत। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी की फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महासागर। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है।
देखिए जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाई जाती है। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? वन, महासागर, पृथ्वी, परितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई देखेंगे तो ऑथेंटिक हमारा आंसर हो जाएगा पारितंत्र। देखिए साथियों, पारितंत्र जो होता है जैव तथा अजैव घटकों की बनी दुनिया को हम लोग पारितंत्र या फिर जो है वायुमंडल यानी कि जो है हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जनरली आप यहाँ पर ये समझिए कि जो हमारे पारितंत्र होते हैं जैव तथा अजैव घटक से आपके जो है मिलकर बने होते हैं। तो सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? साथियों याद रखेंगे इसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान रखेंगे तो नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो भी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये 5 जून को मनाया जाता है। तो उसी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ है? डेट आपको पूछा जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ है। डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करा भी दिया है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो देखिए एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर ऑप्शन में क्या है कि आपका जो है 15 आपको लिखा हुआ रहता है, 15 डिग्री आपको लिखा हुआ रहता है सेल्सियस में। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है लगभग में आपको लगाना है, तो ये हमारा 14 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? देखिए जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं यही ऊंचे पैमाने पर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए फ्रेंड्स आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उदर। ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया गया है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए जो क्योटो सम्मेलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी जस्ट आपको रिवील मैंने कराया है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। यहाँ पर आपका CO2 होगा। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्योटो सम्मेलन यानी कि जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य में लगातार ऊर्जा का जो है मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में फ्रेंड्स देखेंगे तो आपका जो है हाइड्रोजन का 79% मात्राएं हाइड्रोजन का आप देखेंगे तो हाइड्रोजन आपका जो है 70 आपका जो है 1% आपके पाए जाते हैं। हीलियम आप देखेंगे तो आपका 29% पाया जाता है। जब भी हाइड्रोजन हीलियम के साथ रिएक्ट करता है तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। सूर्य में मुख्य ऊर्जा का कारण यही है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन बम में होता है, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं होती है। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया टॉन्सले ने, रिटर ने, ऑरेस्ट दिया गया हैकल ने, अरस्तु ने। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रिटर के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। रिटर ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बोला जा रहा है सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका ग्रीन हाउस प्रभाव का संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर ने किया था। डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? 1 जुलाई, 22 मई, 21 मार्च, 22 मार्च। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग विश्व वन दिवस प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को किया जाता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध है आपका रेड डाटा बुक से। रेड डाटा बुक से इंपॉर्टेंट है। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक से। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है?
तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में लागू किया है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स बात करेंगे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी आपका जो है ये आपका जो है ग्रीन पीस है, ध्यान रखेंगे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके नागपुर में है, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2004 में किया गया है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो जैसा कि आप देखेंगे तो ताजमहल में भी देखेंगे तो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा दूर तक जो है इस प्रकार से लेयर बनाया गया है ताकि जो है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव ना पड़े। तो मुख्य रूप से देखेंगे तो संगमरमर से जितनी भी चीज़ें आपका निर्मित होते हैं ये कार्बन जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है प्रभावित करता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि अपघटक के अंतर्गत कौन आता है? देखिए अपघटक कौन हो सकता है, ये तो आपने अटेम्प्ट ले लिया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक भी अपघटन वाले होते हैं, जीवाणु भी आपके होते हैं, विषाणु यानी वायरस नहीं होते हैं। तो डी आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? देखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपके कंपलसरी होते हैं और इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो जलवाष्प आपके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ऑक्सीजन का किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है, ना तो आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई जाती है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई जाती है? 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाई जाती है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। साथियों ऊर्जा पिरामिड की बात करेंगे तो देखिए ऊर्जा पिरामिड जो आपका होता है ये आपका सीधा होता है, जबकि आप देखेंगे टॉक्सिक वाले चीज़ जो भी होते हैं जैसे जहर में देखेंगे तो ये आपका जो है उल्टा कार्य करता है, ये बढ़ जाता है। लेकिन आप देखेंगे तो जो ऊर्जा पिरामिड होता है ये आपका घटते हुए यानी कि सीधा होता है, भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि मानव कहा जा रहा है कि जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? 41 का आंसर बताएंगे। जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है कमेंट बॉक्स में आपको देते चलना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक। ध्यान रखेंगे मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि जैव विघटित प्रदूषक क्या है? साथियों अगर हम बात करेंगे जैव विघटित प्रदूषक क्या है तो 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वहित मल। ध्यान रखिएगा वहित मल हमारा जैव विघटित प्रदूषक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है एस्टेबेटॉम्स, कहा जा रहा है कि जो है एस्बेस्टॉस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? देखिए एस्बेस्टॉस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ध्यान रखेंगे इसको मैंने पिछला नोट्स में भी कवर किया था। देखिए याद रखेंगे एस्बेस्टॉस जो है धूल से प्रभावित अंग कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी साथियों यहाँ पर आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा, यानी कि बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड किसे प्रभावित करता है? जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसे उदासीन गैस भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो किसको प्रभावित करता है? तो ये हमारे रक्त को प्रभावित करता है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप रेड ब्लड सेल्स RBC बोलेंगे, ये मुख्य रूप से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इसे प्रभावित करता है। तो ये आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। तो फिर जितने भी आपका डबल नोट्स में आपका प्रश्न दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। आप सभी लोगों को किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे,
जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी फुल एंड प्रैक्टिस सेट आपका अलग से जितने भी आपका बुक आपका इंपॉर्टेंट है इन सभी का आपका 100 क्वेश्चन यानी फुल सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी नोट्स कवर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जहाँ से कि क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको हुबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका सिलेक्ट किया गया है। बाकी ऑल ओवर सारी चीज़ आपको गाइडलाइंस के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट क्या है कि ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पर SMS या कॉल करके आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।